हाय गाइस, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये नया चैप्टर है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको अगर ये चैप्टर समझ आए, मक्खन की तरह याद हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। सो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखना और ओपन कर लो इस एनसीईआरटी को, क्योंकि आज मैं आपको इसमें से पढ़ाऊंगी और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कहीं की भी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हैव यू ओपन इट? चैप्टर नंबर 10 का हम पार्ट 1 करेंगे, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको। पहला इंटरफेस करेंगे हम, और सेकंड हम एमफेस कंप्लीट करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप अपनी कॉपीज नोट्स वगैरह जो आपको बनाने हैं वो अपने अपने सामने रखें और एनसीईआरटी को ज़रूर खोलें, क्योंकि अगर आप बेड पे लेटे लेटे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी बंद करके चले जाएं, क्योंकि आपके लिए, आपके काम के लिए नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को वही देखें जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 10 हम रीडिंग भी साथ साथ करते जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, मैं वो आपको बता दूंगी। आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं। पेंसिल पेन अपने साथ लेके बैठ जाए। मैंने भी ले लिया अपना पेन, तो मेरे साथ पढ़िए। सो पहले पैराग्राफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, और जो पढ़ने वाली चीज़ होगी वो मैं पढ़ के भी बता दूंगी आपको, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जो हमारा पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम की है। उसमें बोला गया है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हर किसी सेल में होती है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंडीड है, ठीक है। और एक बात पॉइंट करने के यहाँ पे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशिया, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब सेम होता है, बिल्कुल सेम। क्योंकि यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो यानी कि रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोड्यूस है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग बाय 2 विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइट्स टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम। इसमें बोला गया है कि जो सभी सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं बाय डिवाइडिंग इट सेल्फ, मतलब खुद को डिवाइड करते हैं और 2 डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं। एक पेरेंट सेल है, वो 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में है सेल साइकिल। यहाँ 10.1 से स्टार्ट होता है हमारा ये, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, इसकी लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो इसको ध्यान से पढ़ना। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी, ये वाले हैं, इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लेना। सो सेल साइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसने कहा है कि जो सेल डिवीजन है, जो प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा होता है, सेल डिवीजन का। इन्होंने बताया कि सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। पैराग्राफ में क्या कहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यानी कि जब सेल डिवाइड करता है उससे पहले जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, मतलब रेप्लिकेट करता है, और सेल ग्रोथ हर एक में होती है, वो टेक प्लेस करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division। क्या कहा गया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ है, कोऑर्डिनेटेड वे में ही चलेंगे। जैसे कि पहले आप तैयारी करेंगे, नीट का पेपर देना है आपको, या किसी कोई भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ये थोड़ी है कि पहले एग्जाम देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं ना। पहले आप उसकी तैयारी करेंगे, जैसे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तभी तो आप पेपर दे के आएंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। ये थोड़ी है कि पहले एग्जाम दे दिया उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं। आप एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। ऐसे ही सेल का है, सेल भी कोऑर्डिनेटेड वे में ही अपने प्रोसेसेस करता है, ताकि वो अच्छे से सेल डिवाइड कर पाए, सेल डिवीजन का प्रोसेस अच्छे से हो पाए, ठीक है। और कहा गया है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स। यहाँ पे प्रोजेनी का मतलब क्या है, प्रोजेनी यानी कि डॉटर सेल। प्रोजेनी का नाम नीचे लिख लेना, हिंदी में लिख लेना या इंग्लिश में, जैसे आपको सुटेबल हो। तो प्रोजेनी का मतलब होता है डॉटर सेल कंटेनिंग इंटैक्ट, मतलब इंटैक्ट यानी कि उसकी सेम जीनोम्स वो क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into 2 rotor cells termed as cell cycle। ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। सेल साइकिल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 मार्क में, ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। एक बात तो, अब हमने पूछा कि सेल डिवाइड कर रहा है, हमने भी ये पढ़ लिया कि सेल डिवाइड करता है, पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा फिर डिवाइड करेगा, बट डिवाइड ही क्यों कर रहा है। आप जैसे कि जाइगोट का एग्जाम्पल ले लो, जाइगोट है, एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड क्यों कर रहा है, डिवाइड करने पर हम इतनी बड़ी बॉडी बन गई है हमारी, ठीक है। छोटा बच्चा था, एम्ब्रियो था, फिर उससे ग्रो हुआ भाई ग्रो क्यों कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रो क्यों कर रहा है, एक सिंगल सेल वो अपनी उसी स्टेट में भी तो रह सकता है, वो ग्रो क्यों कर रहा है। इसका आंसर मेरे पास, जब एक सेल है, मैं कॉपी ले रही हूँ, इसमें आपको बताऊँ, ठीक है।
एक सिंगल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा है, ग्रो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो ग्रो तो करता ही रहेगा, ठीक है। अब ग्रो किया, देखो न्यूक्लियस का साइज थोड़ा ग्रो किया, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है, बढ़ गया। तो अब पहले छोटा सा न्यूक्लियस था, छोटा सा सेल साइटोप्लाज्म था, तो इसके लिए कंट्रोल करना था बहुत आसान था, बट अब यहाँ पे इससे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि वो पूरे सेल को कंट्रोल कर पाए, जितना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ चुका है। इसीलिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। उसका साइटोप्लाज्मिक रेशो और न्यूक्लियस का रेशो मेंटेन रहे, इसीलिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और वही बोला है कि सेल ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें और यहाँ से क्वेश्चन भी बना है कि सेल डिवाइड, वाई सेल डिवाइड, बिकॉज उसका मेंटेन करने के लिए रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो और साइटोप्लाज्म का रेशियो अच्छे से काम करने के लिए वो, इसलिए वो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस अकर इन ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। आगे हम इंटरफेज में स्पेसिफिक फेजेस पढ़ेंगे, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में होता है, ठीक है। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. ये भी हम एस फेज में, जो इंटरफेज का फेज है, उसमें पढ़ेंगे कि जो पहले क्रोमोसोम का कंटेंट डबल होएगा, नंबर सेम रहेगा, ध्यान से सुनना, कंटेंट से डबल हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा क्रोमोसोम का, और फिर जो कंटेंट बड़ा है, डबल हुआ है कंटेंट, वो न्यूक्लियाई डॉटर सेल्स में चला जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। और ये सब किसके कंट्रोल में होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसके कंट्रोल के, किसके अंडर होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, ठीक है। हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं 10.1 पैराग्राफ की तरफ, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला गया है कि जो अलग अलग सेल्स हैं उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि वो कितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन चीक सेल का, जो हमारा अंदर चीक सेल होता है ह्यूमन, वो कितने टाइम में डिवाइड करता है, वो अप्रॉक्स 24 आवर्स जो लेता है डिवाइड करने में। बैक्टीरिया की सेल, यीस्ट सेल की बात करें तो वो कितने में, 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर जैसे हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमन का स्टमक, उसकी जो लाइनिंग है वो कितनी देर में डिवाइड कर पाती है, तो 3 to 4 डेज में वो क्या है, डिवाइड करती है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें यही चीज़ दी गई थी, और इसमें बोला गया 2 फेज़ होते हैं हमारे। 2 फेज़ कौन से होते हैं, एक इंटरफेस होता है और दूसरा एम फेज़ होता है। एम फेज़ स्टैंड फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, बट फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेसिक से लेंगे। तो इंटरफेस की बात करते हैं, तो इंटरफेस ना सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फेज़ जिसे बोला जाता है, वो इंटरफेस होता है, बिकॉज इसमें रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसको, बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है, इसमें सेल रेस्ट नहीं कर रही है, वो वाला रेस्ट नहीं है कि आराम से पड़े हैं बेड पे सो रहे हैं, वो वाला रेस्ट नहीं है यहाँ पे, ये प्रिपरेटरी फेज है, इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाना चाहिए, बट इसको कहते क्या है, रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि सारे काम यहीं पे ही हो रहे हैं। अगर एक सेल है जो 24 आवर्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको प्रिपेयर होने में 95% उसको प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, और 5% वो सेल डिवाइड करता है, यानी कि 23 आवर्स वो प्रिपेयर करता है और 1 आवर वो डिवाइड करता है। तो जब वो प्रिपेयर कर रहा है उसको हम इंटरफेस कहेंगे, जब वो डिवाइड करे उसको हम एम फेज कहेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। जो एम फेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है, जहाँ पे सेल असल में ही डिवाइड कर रहा है, वो कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल टूट के 2 डॉटर सेल में बन रहा है, उसको हम एम फेज कहेंगे, ठीक है। एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है, ये वाला, इसमें देखो कि जो हमारा इंटरफेस है, ये जो सबसे येलो वाला पार्ट है, ये सारा इंटरफेस है। अब ये सेल साइकिल यूँ ही चलती रहती है, तो 2 एम फेज के बीच में क्या आता है, इंटरफेस आता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 2 एम फेज के बीच में हमारा इंटरफेस आता है, जो येलो लार्जेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक सेल 24 आवर्स लेता है डिवाइड होने में, तो 23 आवर्स वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो इंटरफेस में है, और 1 आवर वो एम फेज में है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, 95% हमारा टाइम सेल का टाइम कहाँ लगता है, इंटरफेस में लगता है, और 1 आवर 5% टाइम उसका एम फेज में लगता है, ठीक है। एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज है वो कैसे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवाइड होना। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने को क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, अलग होना, ठीक है। फिर विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म का टूटना, अलग होना। द इंटरफेस थ्रू कोल्ड द रेस्टिंग फेज। अब यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि जो इंटरफेस है उसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, बट वो असल में रेस्ट नहीं कर रहा, वो सबसे ज़्यादा काम वहीं पे ही कर रहा है,
ठीक है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ये वाला टाइम कौन सा होता है जहाँ पे सेल क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ठीक है। अंडर को बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, द इंटरफेस इज डिवाइडिंग टू 3 फर्दर फेजेस। अब जो इंटरफेस है वो भी 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। 3 कैटेगरीज मतलब G1 फेज, G2 फेज एंड सॉरी मैंने गलत बोल दिया, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये याद होने चाहिए आपको कि इंटरफेस 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और इनकी सीक्वेंस याद रखनी है, ये पूछी गई है पेपर्स में, ठीक है। तो अब बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज इज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि जो G1 फेज कहाँ पे आता है, जो माइटोसिस है M फेज, ये G1 है, यहाँ M फेज है, ये G1 है और ये S फेज है। तो S फेज से पहले G1 फेज, M फेज के बाद ये आता है, ठीक है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड द कंटिन्यूस ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मेटाबॉलिक एक्टिव है। मतलब वो अपना सारा काम कर तो रहा है, लेकिन उसने डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया है अभी तक। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, डबल डबल कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, क्या करना है, उनको डिवाइड करना है, 2 डॉटर सेल में इक्वली उनको ऑर्गेनल्स बांटने हैं, क्या बांटने हैं। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले अब सारे सेल ऑर्गेनल्स ऑलमोस्ट, मैंने सारे नहीं कहा, ऑलमोस्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे G1 फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेट कहाँ करेगा, S फेज में करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, पूछे कि डीएनए रेप्लिकेट कहाँ होता है, तो वो एक ही फेज है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है और वो है एस फेज। एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो सेंट्रियोल है, यानी कि एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल पाया जाता है, जो सेंट्रियोल है वो एस फेज में ही रेप्लिकेट करता है। एस फेज में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली है जो रेप्लिकेट करता है, वो है सेंट्रियोल। और कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म में करता है। कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल कौन से होते हैं, जो नॉर्मल माइटोसिस में होते हैं, मियोसिस में कौन से होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये याद रखना है। और एक और डिफरेंस है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये होमवर्क है, ठीक है। अब एस फेज के बारे में बताया गया है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। अगर वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि माइटोसिस है, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन, तो यानी कि उसका कंटेंट डबल हो जाएगा। अगर कंटेंट उसका 2C है तो वो 4C हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक है तो वो एक ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, कंटेंट डबल हो जाएगा। मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे होता है। ये देखो, ये हमारा एक क्रोमोसोम है। अब जब वो एस फेज में जाएगा तो कंटेंट, ये देखो कंटेंट तो डबल हो गया, कंटेंट डबल हो गया, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि कंटेंट डबल है, क्रोमोसोम नंबर एक है। जब तक ये जुड़े हुए हैं ना, तब तक इनका नंबर सेम रहेगा, यानी कि एक ही माना जाएगा। वो ये पहले भी एक था, अब भी एक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़े हैं, लेकिन कंटेंट बढ़ गया है। कंटेंट अलग अलग डॉटर सेल्स में जाएगा, इसीलिए कंटेंट बढ़ा, ठीक है। ये बात आगे समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम इन एनिमल सेल्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग G2 फेज में क्या होता है, जो बच गए थे ऑर्गेनली वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गेनलीज ने तो अपने आप को G1 फेज में ही रेप्लिकेट कर लिया था, बट जो बच गए हैं उन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट कहाँ किया, G2 फेज में किया है। और एक ऑर्गेनली जिसने अपने आप को एस फेज में रेप्लिकेट किया है वो कौन सा है, सेंट्रियोल है। कहाँ किया है, साइटोप्लाज्म में किया है, ठीक है। उसके बाद G2 फेज में क्या होता है, अब देखो G2 फेज पहले माइटोसिस एम फेज से पहले आ रहा है, तो एम फेज क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन वहीं पे ही होगी ना एम फेज में। तो G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में एटीपी चाहिए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ना सेल डिवीजन को करने में, तो एटीपी चाहिए, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, बहुत सारे काम होंगे जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। G2 फेज में ये होगा। अब हमारा इंटरफेस खत्म हो गया, 95% काम जो है सेल ने वो कर लिया है। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट फेज की। अब जो बचे हुए सेल्स हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स ग्रो करते हैं लेकिन डिवाइड कभी नहीं करते, ग्रो करेंगे लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही नर्व सेल है। और कुछ सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो वो G1 फेज में आएंगे। अब उन्हें लगेगा कि उन्हें डिवाइड नहीं करना है, तो G1 फेज को एग्जिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन को दोबारा रिपीट करूँ मैं कि वो G1 फेज को एग्जिट करेंगे, वो एम फेज को एग्जिट नहीं करेंगे, G1 फेज को एग्जिट करेंगे, ठीक है। वो G1 फेज को एग्जिट करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, G0 फेज में चले जाएंगे। G0 फेज आपको ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये आपका G0 फेज है। इस G0 फेज में चले जाएंगे। इसको किसिकेंट फेज भी कहा जाता है, किसिकेंट स्टेज भी कहा जाता है, जहाँ पे सेल्स अपने आप को रखते हैं और जब उन्हें डिवाइड करना होता है तो वो G1 फेज में आते हैं पहले, और अगर नहीं करना तो G1 फेज को एग्जिट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब देखो G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या मर गया सेल, नहीं मरा, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली क्या है, वो एक्टिव है, आपने वो सारे काम करना है, बस वो क्या नहीं कर रहा, वो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं in animal, meiotic cell division is only seen in diploid somatic cells. However, there are a few exceptions to this where haploid divide by mitosis. For example, male honeybee. देखो अब हम exceptions के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में। जो माइटोसिस है वो हमारी डिप्लॉइड में होती है,
और जो मियोसिस है वो हैप्लॉइड्स में होती है। अब वही एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर। जो मेल हनी बीज हैं, मेल हनी बीज जिनको कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्कर बीज होती है, एक रानी मतलब क्वीन होती है वहाँ की, और मेल हनी बीज होते हैं। जो मेल हनी बीज है वो क्या है, हैप्लॉइड है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। वो क्या नहीं कर सकते, मियोसिस नहीं कर सकते, वो माइटोसिस कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलग देखें तो हम जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, माइटोसिस सीन इन हैप्लॉइड फ्रॉम चैप्टर आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज दैट स्टेज। जो प्लांट्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, तो ये वाला पैराग्राफ जो एक्सेप्शन वाला है वो इंपॉर्टेंट है। जी नोट फेज में आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एम फेज की। एम फेज को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नहीं तो मैं स्पेसिफिक उसके टॉपिक के बारे में दोबारा वीडियो बना दूंगी जो भी आपको डाउट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, बाय।